स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के साथ सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार कांग्रेस पार्टी की सहायता लेना फायदा कर रहा है। टीवी के पार्टी को बताएंगे किस तरीके से थालापति विजय को सरकार बनाने से पहले ही अलग अलग चंगुल में पूरी तरीके से लपेट लिया गया है। दोस्तों कहीं पर कोर्ट का केस शुरू कर दिया गया तो कहीं पर बीजेपी का गवर्नर बहुमत के आंकड़े को मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों शपथ भी नहीं करवाया जा रहा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। और राहुल गांधी की मदद के बाद पूरी तरीके से डटकर मुकाबला करने और कांग्रेस पार्टी और थालापति विजय की सरकार बनाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है दोस्तों, और इसे लेकर क्या नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कांग्रेस पार्टी और थालापति विजय की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। दोस्तों अपडेट यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और तमिलनाडु से आने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के मना करने के बावजूद राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो डीएमके के साथ गठबंधन से अलग होकर यानी डीएमके से अलग होकर बड़े दिनों के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए तमिलनाडु के अंदर नई आई हुई पार्टी यानी थालापति विजय की पार्टी के साथ जा रहे हैं। और थालापति विजय को 5 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, जिससे बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंचने जा रहे हैं थालापति विजय। दोस्तों उनको 118 का आंकड़ा चाहिए और कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन हासिल करने के बाद 113 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में 5 और विधायकों की जरूरत है, लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं से इतर तमिलनाडु के अंदर ये जो बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर एक और डीएमके के लोग भड़के हुए हैं तो दूसरी ओर थालापति विजय को सरकार में आने से रोकने के लिए सारे षड्यंत्र लगाने शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों अब जो अपडेट है वो ये कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है अपने रजिस्ट्री को, यानी सीधा सीधा कहे तो कोर्ट ने आदेश दिया है कोर्ट में बैठे हुए अधिकारियों को कि वो देखे कि थालापति विजय के ऊपर जो आरोप लगाए गए और याचिका दाखिल की गई है, क्या उनका मामला इनकम छुपाने यानी आय को छुपाने से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है, क्या पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई का मामला बनता है। और ऐसे में दोस्तों रजिस्ट्री से यह बात कहा गया है कोर्ट के द्वारा। इसका सीधा मतलब यह है कि जज ने बोला होगा और इसके बाद जांच पड़ताल की जाएगी। और याचिका में जो सबूत देकर दावा किया गया है कि थालापति विजय ने अपने इनकम को छिपाया है, और अगर कोर्ट ने यह सही पाया दोस्तों तो इसके बाद ईडी को यह मामला ट्रांसफर किया जा सकता है। कुल मिलाकर अब थालापति विजय के साथ में असली राजनीति शुरू हुई है दोस्तों, यानी तमिलनाडु की दोनों पार्टी चाहे वो एआईएडीएमके पार्टी हो या डीएमके पार्टी हो, दोनों के दोनों नहीं चाहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर एक मजबूत पार्टी उभरकर सामने आए। और ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया है दोस्तों, ये कोई सहयोग नहीं है, जबरदस्त तरीके का प्रयोग किया जा रहा है इनको रोकने के लिए, और ये बहुत भयंकर मामला है। अब जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में थालापति विजय को कांग्रेस से गठबंधन करने में क्या फायदा मिलेगा, उन लोगों के लिए ये जवाब है दोस्तों कि अब कोर्ट के चक्कर और तमाम तरीके के राजनीतिक षड्यंत्रों से लड़ने के लिए एक ऐसी पार्टी साथ में चाहिए होती है जिसने ऐसे सारे षड्यंत्रों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हुई है दोस्तों। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने थालापति विजय से हाथ मिलाकर थालापति विजय को काफी मजबूत किया है दोस्तों। और इसके बाद थालापति विजय को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के और मामले सामने आएंगे, लेकिन उन सारे मामले से कांग्रेस पार्टी निपटने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ये पहला मामला नहीं है, बल्कि एक और षड्यंत्र चलने लगा है। एक जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि थालापति विजय 112 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ में यानी हस्ताक्षर के साथ में गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जो गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उनके सामने जाकर 112 विधायकों के सिग्नेचर दिए गए दोस्तों, जिसमें थालापति विजय की पार्टी के 108 विधायक और 5 कांग्रेस पार्टी के हैं। लेकिन क्योंकि थालापति 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और एक सीट खाली हो गई है तो आंकड़ा 112 पहुंच गया है दोस्तों। इसका मतलब 112 लोगों के समर्थन विधायकों के समर्थन के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के पोस्ट पर दावेदारी करते हुए गवर्नर से कहा है कि मुझे शपथ के लिए निमंत्रण भेजना चाहिए। और अगर सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता दोस्तों तो फिर शायद थालापति विजय और उनके समर्थकों को नहीं पता चलता कि आखिर राजनीति किस तरीके का मामला है। वो हो ये रहा है दोस्तों की बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन थालापति विजय के पास 112 का आंकड़ा है दोस्तों। इसके बाद अब गवर्नर ने कहा कि हमें आपने पूरे आंकड़े नहीं दिए यानी 118 का आंकड़ा नहीं दिया तो फिर शपथ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। यानी उन्होंने गवर्नर ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि आप पूरे आंकड़े के साथ में आइए। एक तरीके से दोस्तों गवर्नर अब केंद्र सरकार की भूमिका निभाने लगे हैं, यानी केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से काम करने लगे हैं दोस्तों। वरना सबको पता है कि अगर किसी राज्य के अंदर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो एक तरीका होता है गवर्नर का देखने का कि आखिर सबसे ज्यादा सीट किसको मिली है। पहले उसको बुलाया जाता है और उसके बाद दूसरी पार्टियों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में थालापति विजय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी के साथ मैदान में कूदे हुए हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा सीटें हैं इनके पास, बल्कि दोनों पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके से मिलाकर 2 गुने के आसपास का हिसाब किताब है। इसके बावजूद गवर्नर बोल रहे हैं कि 118 का आंकड़ा दिखाओ तभी शपथ लेने
दिया जाएगा। अब इस मामले को लेकर लोगों ने कहा कि एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर स्पष्ट कहा था कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं होगा, विधानसभा के फ्लोर पर होगा। संदेह की स्थिति में फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र संवैधानिक रास्ता बचता है, यानी गवर्नर ये तय नहीं करेंगे कि किसके पास बहुमत है किसके पास नहीं है। उनका काम है कि सबसे ज्यादा जिसके पास नंबर है उसको बुलाया जाए, बोला जाए कि आप बहुमत साबित करो। और थालापति विजय के पास 108 का आंकड़ा है जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, तो केवल 4 सीटें 5 सीटें 6 सीटें कम होने से गवर्नर ये नहीं तय करेंगे कि किसको बुलाया जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों गवर्नर भी अपना खेल खेलने लगे हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज वकीलों को मैदान में कूदना पड़ेगा, यानी कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो अचानक से गवर्नर का फैसला बदल जाएगा। लेकिन गवर्नर को लग रहा है कि अभी वो अपने हिसाब से खेल सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि थालापति ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बहुत अच्छा काम किया है, उनकी पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ेगी और उनको मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ेगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बंगाल की जीत के बाद मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला हुआ है दोस्तों, और अब ये जो फैसला है उसे आप समझिए कि देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कोशिश क्या तो उस दिशा के अंदर ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं दोस्तों जिससे अल्पसंख्यक समाज के लोगों में भय और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व का एक और कार्ड पूर्वी भारत में चल चुका है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, तो उस बैठक में एक फैसला लिया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की तरह यानी जनगण मन की तरह वंदे मातरम को भी सेम दर्जा दिया गया दोस्तों, यानी एक ही माना जाएगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को पहले राष्ट्रगान भारत का सर्वोपरि होता था, अगर कोई राष्ट्रगान ना गाए या उसका अपमान करे या एक तरीके से राष्ट्रगान को ठुकराए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये केवल पहले राष्ट्रगान तक था दोस्तों, अब इसे बढ़ाकर राष्ट्रगीत तक कर दिया गया है, यानी वंदे मातरम तक कर दिया गया है। अगर कोई वंदे मातरम अब नहीं गाएगा या उसका अपमान करने की कोशिश करेगा, गाने में बाधा डालने की कोशिश करेगा, तो अब सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है, यानी भारत के झंडे के अपमान की तरह अब वंदे मातरम को भी माना जाएगा, यानी वंदे मातरम का अपमान और झंडे का अपमान दोनों एक जैसे माना जाएगा और दोनों के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, जेल भेजा जा सकेगा, जुर्माना लगाया जा सकेगा, दोनों का प्रावधान किया गया है। ऐसे में दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी के लोग वंदे मातरम को जानबूझकर तिरंगे के जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी तिरंगे जितना सम्मानजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर ये मामला ऐसा होता और भारत की आजादी के टाइम में ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने फैसला लिया होता कि वंदे मातरम वंदे गीत एक जैसे होंगे और राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत के साथ साथ तिरंगा एक ही तरीके का होगा, तो फिर वो पहले ही ये सब प्रावधान कर देते। लेकिन अब बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं तो इनकी मानसिकता पता चलती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये जानबूझकर समाज के अंदर ऐसे मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे समाज में दो अलग अलग विभाजन हो जाए, और आप लोग जानते हैं कि विभाजन की राजनीति करके किसको फायदा मिल रहा है। साथ ही साथ तमिलनाडु के चुनाव नतीजे आते ही कांग्रेस पार्टी ने पाला बदल लिया दोस्तों, और तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी ने डीएमके से इतर टीवीके पार्टी को समर्थन करके उसकी सरकार बनाने के लिए काम पर लगने का फैसला लिया। और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तमिलनाडु के आम जनता ने थालापति विजय को समर्थन किया, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राज्य के अंदर अगर नया विकल्प जनता दे रही है तो उसका समर्थन किया जाए, और आम जनता की महत्वाकांक्षा यह है कि एक नई पार्टी आनी चाहिए। तो कांग्रेस ने कहा कि हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। ऐसे में दोस्तों डीएमके पार्टी जिसके साथ कांग्रेस पार्टी कई दिनों से कई दशकों से गठबंधन में है, डीएमके पार्टी के नेता कन्नी मोजी से पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने थालापति विजय को सपोर्ट कर दिया और आपकी पार्टी से अलग हो गए, तो इस पर उन्होंने कहा कि हमने कई चुनाव एक साथ मिलकर जीते हैं, इस बार साथ ही लड़े थे, चुनाव हार गए। मैं समझती हूँ कि किसी भी पार्टी के पास उसका अधिकार होता है कि वो ऐसा कोई कदम उठाए जिसे वो सही समझते हैं। मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता एमके स्टालिन ने स्पष्ट कहा है कि गठबंधन के साथियों के साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा अलायंस वैचारिक तौर पर है। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी ने सेकुलरिज्म के नाम पर टीवीके को सपोर्ट किया है, तो इस पर कनिमोजी ने कहा कि अगर टीवीके पार्टी एक नया सेकुलर पार्टी बनकर उभरती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, इसमें क्या गलत है। कुल मिलाकर दोस्तों कनिमोजी के बयान से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के टीवीके को सपोर्ट करने के पीछे कहीं ना कहीं डीएमके भी सपोर्ट कर रही है। डीएमके चाहती है कि थालापति विजय की सरकार बने। जिस तरीके से दोस्तों एक टाइम में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था दोस्तों, और कांग्रेस ने उम्मीद जताई थी कि आम जनता को पता चलेगा कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं चला सकती, लेकिन बीच में ही कांग्रेस पार्टी से अलग होकर आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा दे दिया और अगले चुनाव में बंपर जीत के साथ आ गए। क्या इसी तरीके की रणनीति पर थालापति विजय काम कर रहे हैं दोस्तों? क्या वो समर्थन लेकर कुछ ही दिनों में इस्तीफा देकर अगले राउंड में जब 27 का चुनाव होगा तो क्या वो तमिलनाडु के अंदर भी चुनाव करवा देंगे और कांग्रेस पार्टी थालापति विजय के साथ ही आगे बढ़ेगी? ये बात है दोस्तों। कुल मिलाकर तमिलनाडु के अंदर एक जबरदस्त तरीके का राजनीतिक गेम शुरू हो चुका है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। साथ साथ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अमित भट्टाचार्य ने अनुपम खेर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अनुपम खेर के सर के ऊपर बाल आ जाएंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की कभी बंगाल में वापसी नहीं हो पाएगी। उनके इस बयान को लेकर काफी चर्चा चल रही है दोस्तों। बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि ये तो हंसी मजाक में बोला गया है, लेकिन अनुपम खेर का एक बड़ा अपमान तो है दोस्तों। इस बात को तो मानना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर तस्वीरें साफ होती हुई दिखाई दे रही है
और थालापति विजय को शपथ नहीं लेने दे रहे गवर्नर। तो अब दो पार्टी और बची हुई है दोस्तों, एक तो सीपीआई पार्टी है जिसके पास 4 विधायक है, दूसरा आईयूएमएल पार्टी है। ऐसे में सीपीआई पार्टी क्योंकि कांग्रेस पार्टी थालापति विजय के साथ में चली गई है, तो सीपीआई पार्टी वालों की ये खीस है दोस्तों, गुस्सा है उनका कि बगल के राज्य केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सीपीआई को चुनाव हरा दिया, लेफ्ट की सरकार हटाकर अपनी सरकार बना ली है। तो कांग्रेस पार्टी जिस गठबंधन में होगी उसमें शायद सीपीआई वाले आए ना, कुछ दिनों तक तो एक चिढ़ होती है दोस्तों, और उसी तरीके का मामला यहाँ सामने आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि सीपीआई वाले बाहर से समर्थन कर दे। और दूसरा ये कि एक और पार्टी आईयूएमएल पार्टी है जो केरल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में है, और आईयूएमएल पार्टी के 2 विधायक है, तो ये सपोर्ट जरूर करेंगे थालापति विजय को। तो इनका आंकड़ा 114 तो पहुंच ही रहा है। बाकी वीसी के पार्टी है दोस्तों, इनके पास 5 विधायक है। अब ये तय करेंगे कि इनको क्या करना है। लेकिन घूम फिर कर अगर आप देखेंगे तो आराम से 118 का आंकड़ा हो जाएगा दोस्तों। वैसे भी थालापति विजय अगर अलमत की सरकार भी चलाए तो भी उनको कोई कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि एआईएडीएमके पार्टी और डीएमके पार्टी इस बात का रिस्क ले ही नहीं सकती कि वो थालापति विजय की सरकार गिरा दे, क्योंकि इससे आम जनता के बीच में सिंपैथी और ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो दिल्ली में अगले चुनाव में यानी 13 के चुनाव के बाद जो 15 में क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने, उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, एक ही कारण था दोस्तों, कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को लेकर सिंपैथी दिखाया, क्योंकि सरकार नहीं चलने दी गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत भी नहीं था और कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीच में ही छोड़ने का फैसला ले लिया। तो एक तरीके से अगर थालापति विजय 5 साल सरकार ना चलाकर बीच में ही 6 महीने के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेलर दिखाकर सरकार छोड़ देते हैं दोस्तों, बनाना मना कर देते हैं और नई सरकार का गठन नहीं होता, फिर चुनाव होता है, तो थालापति अगले चुनाव में क्लीन स्वीप कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से कहा कि सोशल मीडिया पर कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती है, कभी पूरी सरकार ही चुरा ली जाती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के अंदर बीजेपी को 240 सीटें मिली थी, इसमें से भारतीय जनता पार्टी का जो हर हठा सांसद है वो इलीगल तरीके से, गलत तरीके से चुना गया व्यक्ति है, यानी वोट चोरी के माध्यम से बना हुआ सांसद है। उन्होंने कहा कि पहचानना मुश्किल नहीं है क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहा जाए, और हरियाणा वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठियों की सरकार है, जो संस्थाने अपने जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को तोड़ फोड़ करते हैं, वो खुद रिमोट से कंट्रोल्ड लोग हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज बीजेपी 140 के पास भी नहीं जी सकती। यानी राहुल गांधी का ये बयान काफी सीरियस बयान है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एकदम सही बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले 240 तो क्या 140 तक नहीं पहुंच पाते, अगर चुनाव अच्छे से कराया गया होता, खासकर निष्पक्ष चुनाव और वोटर लिस्ट में चेंज नहीं किया गया होता दोस्तों। महाराष्ट्र का तो उदाहरण आप लोग जानते ही, और हरियाणा के अंदर कैसा खेलता राहुल गांधी ने, दोनों को लेकर डिटेल में जानकारी दी थी दोस्तों, विस्तृत जानकारी दी थी, और चुनाव आयोग का उस पर वैसा जवाब नहीं आया जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव आयोग खुलकर आएगा और निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों का जवाब देगा। दोस्तों पूरी तरीके से मामले पर कन्नी काटने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ में नीतीश कुमार के बेटे की राजनीतिक शुरुआत के बाद अब मंत्रिमंडल में यानी सरकार में शुरुआत होने जा रही है, लॉन्चिंग होने जा रही है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई यानी आज होगा दोस्तों, और राज्य के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऐसे में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम को लेकर भी अटकलें चल रही है दोस्तों। इधर सीएम सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल होने को लेकर प्रदेश की सियासत में चर्चा तेज हो गई है दोस्तों। उनके मंत्री बनाए जाने की चर्चाओं को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। नीतीश कुमार फिलहाल प्रदेश के सभी जिलों के दौरे पर अपने सद्भाव यात्रा पर निकले हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बेटे को राजनीति में सेटल करने के लिए नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं और उनका बेटा मंत्री बनेगा, आज ये बात तय दिखाई दे रही है। लेकिन मंत्रालय क्या मिलेगा ये एक सोचने वाली बात है। साथ साथ बंगाल के अंदर 49 ऐसी सीट पाई गई है दोस्तों जहां पर एसआईआर में काटे गए वोटों से कम के अंतर पर चुनाव पार्टियों ने जीते हैं। इसमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीती गई सीट है। आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जयमाल्य बागची ने कहा था कि अगर एसआईआर में काटे गए लोगों के नाम, या यूं कहिए दोस्तों कि जिनका नाम जुडिशियल एडजुडिकेशन में डाला गया है, यानी जिनके नामों पर विचार किया जा रहा है, ऐसे 27 लाख नाम है, अगर हर विधानसभा के अंदर विचाराधीन नामों से कम के अंतर पर चुनाव के नतीजे तय होंगे तो हमको चुनाव नतीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। और जस्टिस जयमाल्य बागची के इस बयान के बाद डिटेल में जानकारी इकट्ठा की मोहम्मद जुबैर ने दोस्तों, ऑल्ट न्यूज के संस्थापक ने, तो उन्होंने पाया कि यह मामला काफी बड़ा है। और अब देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई याचिका दाखिल की जाएगी और मांग की जाएगी कि ये जो 49 सीट है क्या उसे लेकर कोर्ट कुछ विचार कर रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि 27 लाख लोग जो है उनमें से ज्यादातर लोगों के नाम अगर वापस से वोटर लिस्ट में जोड़े गए, और जो होना भी तय दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक जितने लोगों ने क्लेम किया उसमें से ज्यादातर लोगों के नाम तो जोड़ ही दिए गए, तो इसका मतलब सीटों पर लोगों के नाम काटे गए और उसके बाद चुनाव
चुनाव के नतीजे हो गए घोषित, तो फिर तो जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनकी बात सुनी नहीं गई और सीट पर उनके साथ एक बड़ा धोखा हो गया, चुनाव के नतीजों में धोखा हो गया। तो क्या चुनाव आयोग उन सीटों पर मतदान को रद्द करने पर भी विचार कर रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के 664 विधायक में 78% हिंदू, 12% मुस्लिम है। और ये जानकारी कांग्रेस पार्टी ने इसलिए दी है दोस्तों क्योंकि भ्रम फैलाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन चुकी है, यानी मुस्लिम समाज की पार्टी बन चुकी है और केवल मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस को वोट करते हैं। जबकि हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि कांग्रेस पार्टी के पूरे देश भर के अंदर 664 विधायक है, जिसमें से 78% विधायक हिंदू समाज के हैं और 12% मुस्लिम आबादी के हैं दोस्तों। तो देखेंगे अगर आप, तो देश के अंदर जो आबादी है उसी के इर्द गिर्द का अनुपात चल रहा है और कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम, हिंदू, सिख सब समुदाय के लोग हैं। बड़ी बात यह है कि अदर कम्युनिटी के लोग 65 से ज्यादा है, जो भाजपा के लिए सपना है दोस्तों। बीजेपी के लोग इस बात से चिढ़ते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, उनको इसकी चिंता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट क्यों नहीं देते, उन्हें कांग्रेस पार्टी से दिक्कत है और इसीलिए भ्रम फैला रहे थे दोस्तों। साथ साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने कुंदरकी वाला मामला सबके सामने उठाया दोस्तों। यानी उन्होंने बताया कि कुंदरकी विधानसभा में बीजेपी ने जिस रोड मैप का इस्तेमाल किया था वही हूबहू बंगाल के अंदर भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कुंदरकी का उदाहरण देते हुए कहा कि कुंदरकी के विधानसभा चुनाव में 2012 के अंदर समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिला, 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिला और इसके बाद 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 46% वोट हासिल करके यहाँ पर अपना विधायक बनाती है। इसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि 10 नंबरी लोग हैं भाजपाई और इन्होंने मल्टी लेयर यानी अलग अलग लेयर पर इलेक्शन के माफिया का इस्तेमाल करते हुए कुंदरकी का चुनाव लूटा। उन्होंने बताया कि 2024 के अंदर जब बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तो कुंदरकी के अंदर जिस समाजवादी पार्टी को पहले 37%, 42%, 46% वोट मिला था, उस समाजवादी पार्टी को मात्र 12% वोट मिलता है और कुंदरकी में जहां बीजेपी को 29%, 37% और 30% वोट मिला था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 77% वोट मिलता है। ये 10 नंबरी मल्टी लेयर की इलेक्शन माफिया का पूरा खेल है। अयोध्या के कुंदरकी विधानसभा के बाई इलेक्शन को लेकर अखिलेश यादव ने जो खुलासा किया है वो सरकार पर लगाए गए वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। कुंदरकी विधानसभा का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी अलग अलग देश के कोनों में लागू कर रही है, जिस कारण से चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित तौर पर सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के अंदर भी बीजेपी इस तरीके का कुछ करने की कोशिश करेगी दोस्तों। अखिलेश यादव इस पर अंदेशा जता रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट तात्कालिक संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव करे। अखिलेश यादव की इस मांग का क्या आप समर्थन करते हैं दोस्तों? क्योंकि जब सीसीटीवी का कैमरा लगाया गया यानी लाइव स्ट्रीमिंग की गई, कैमरा लगाकर लोगों को बताया गया कि बंगाल के अंदर सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो फिर आखिर ये बताने में क्या दिक्कत आ रही है, यानी ये दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है कि निष्पक्ष तरीके से कराया गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग ये रही, यानी जनता के सामने रिकॉर्डिंग दिखा दे, जनता देख ले कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, लोग वोट डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम की पैकिंग अच्छे से हो रही है और सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आम जनता में कहीं ना कहीं विश्वास और ज्यादा चुनाव के प्रति बनेगा। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव में इतनी पारदर्शिता होगी, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, उतना ज्यादा चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आम जनता के बीच में एक विश्वास बनेगा दोस्तों। और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरत होती है, जरूरी होती है और इसीलिए अखिलेश यादव भी इसकी मांग कर रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग को सीसीटीवी जनता को दिखाने में क्या दिक्कत है? इसमें कोई ये तो देखेगा नहीं कि कौन किसको वोट दे रहा है, केवल देखेंगे कि लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं और सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो एक टाइम में समर्थक हुआ करते थे दोस्तों, वो लोग अब बीजेपी पर भड़क रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक व्यक्ति को अपना एडवाइजर नियुक्त किया था दोस्तों। बीजेपी के दिलीप मंडल के द्वारा एक बात कही गई और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए बंगाल को लेकर कहा गया कि बंगाल के अंदर एक ऐसा समीकरण चल रहा था मुस्लिम और सवर्ण समाज का, जो नेहरू के टाइम से चलता आ रहा था और आखिरकार उसको बंगाल के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। यानी बीजेपी के लिए काम करने वाला व्यक्ति दिलीप मंडल दावा करता है कि मुस्लिम और सवर्णों का एक गठबंधन है जो नेहरू जी के टाइम से चलता आ रहा है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद बंगाल के अंदर ये खत्म हुआ है दोस्तों। इसके बाद अब भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग चिढ़ गए और खासकर जो सवर्ण समाज के एक्टिविज्म करते हैं उन लोगों ने निशाना साधते हुए बीजेपी के लोगों से अमित शाह मोदी से पूछा कि क्या ये आप लोगों की विचारधारा है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सवर्ण और मुस्लिम एकता के आधार पर सरकार चला रही है और पश्चिम बंगाल के अंदर सवर्ण और मुस्लिम एकता का अंत हुआ है? कुल मिलाकर दोस्तों दिलीप मंडल जो कर रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण समाज के लोगों में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में AIMIM को की सीट पर कितना वोट मिला, इसे लेकर आंकड़ा देते हुए मोहम्मद सैफी ने बताया कि रघुनाथगंज के अंदर इमरान सोलंकी चुनाव लड़ रहे थे, उनको केवल 5,500 के आसपास वोट मिला। आसनसोल उत्तर से दानिश अजीज को 493 ही केवल वोट मिला। कांडी के अंदर AIMIM यानी मीम अच्छा चुनाव लड़ी, उनको 22,976 वोट मिले। और सूजापुर के अंदर मनीरुल इस्लाम को 4,822 वोट मिले। मोथाबाड़ी के अंदर एडवोकेट मोहम्मद मुजाहिद हक को 1935 वोट मिले। नलहाटी से चुनाव लड़ रहे थे हाजी अंसार शेख साहब, उनको 7,367 वोट मिले। ऐसे ही मुरारई से तासीर शेख साहब चुनाव लड़ रहे थे, उनको 6,326 वोट मिले। कुल मिलाकर दोस्तों एक सीट थी जहां पर AIMIM अच्छा चुनाव लड़ी और वो कांडी की सीट थी। बाकी 11 सीटों में कहीं भी MIM कुछ खास चुनाव में मजबूती से नहीं लड़ पाई। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चित्रा त्रिपाठी जो तथाकथित पत्रकार है दोस्तों, या यूं कहिए एंकर है, तो वो कहती हैं कि केरल के अंदर 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस पार्टी केरल के अंदर जीत के बाद जश्न नहीं मना रही है। कांग्रेस पार्टी को दुख है कि बीजेपी बंगाल कैसे जीत गई। अपनी सफलता से कांग्रेस खुश नहीं है, बल्कि बीजेपी से जलन उसको हो रहा है। यानी चित्रा त्रिपाठी जो केवल भाजपा का जाप जपती रहती है दोस्तों, उसका दावा है कि कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है कि UDF की सरकार केरल में बनी है। बताइए केरल में इतना सेलिब्रेशन चल रहा है, इतना ज्यादा पार्टी के लोगों में उत्साह है कि लेफ्ट पार्टी वाले भड़क जा रहे हैं, कांग्रेस के समर्थकों के ऊपर हमला भी कर दे रहे हैं, लेकिन चित्रा त्रिपाठी को इसकी जानकारी नहीं है। लग रहा है कि बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की जीत से बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। ये बात है कि राहुल गांधी इस बात को लेकर गुस्से में है कि बंगाल के अंदर जिस तरीके से तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि UDF की जो जीत हुई है कल में उसका जश्न नहीं मनाया जा रहा है। यानी कौन बताए इन लोगों को दोस्तों, एक आंख बंद करके सब कुछ इनको दिखाई जो देता है, यानी भाजपा दिखाई देती है, उसी के इर्द गिर्द ये लोग बातें बनाते रहते हैं। साथ साथ अगर आप लोग को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिखता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया।